So hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are again going to continue with the chapter of crime and हम लोगों ने जो steps थे वो देख रखे हैं. The stages of crime ये हमारा complete हो चुका है. And जो हम लोग आगे देखने वाले हैं वो है हमारा type of punishment under BNS. Types of punishment under BNS देखने वाले. BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता. अच्छा, सेक्शन 4 जो है वो आउटलाइन करता है, इस बात को आपको याद रखना है. सेक्शन 4 आउटलाइन करता है बीएनएस में कि टाइप्स ऑफ क्राइम, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स क्या होंगे, क्योंकि टाइप जो स्टेप्स है वो हम लोगों ने देख रखे हैं. अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पनिशमेंट. पनिशमेंट देखा जाए तो लगभग आपको 4 प्रकार, 4 5 6 प्रकार के पनिशमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे. कम्युनिटी सर्विस एडेड है यहाँ पे. अच्छा, ये बेसिक तो तुमको पता ही है वैसे. एक होता है डेथ पेनल्टी, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट. राइट, डेथ पेनल्टी, कैपिटल पनिशमेंट हम लोग देखते हैं. अच्छा, ये सबसे सीवियर पनिशमेंट होता है. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही डेथ पेनल्टी जो है वो दिया जाए. और एक ऐसा केस था जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब. यहाँ पे मल्टीपल मर्डर का केस था, इसलिए जो है यहाँ पे बच्चन सिंह को कैपिटल पनिशमेंट जो कि डेथ पेनल्टी है वो दिया गया है. 3 मर्डर किया था उन्होंने अपने फैमिली के, 2 बच्चे एंड एक शायद उनकी कज़न बहन थी, ऐसा ही कुछ था. ठीक है, 3 मर्डर्स थे. अब क्या होता है, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ. जो हम जब हम लोग ये केस लॉ पढ़ते हैं ना, तब केस के जो डिटेल्स है ना वो बहुत ब्रिलियंटली अपने को लिखा नहीं होता है यहाँ पे. अंडरस्टूड, सिर्फ केस लॉ लिख के रखते हैं. तो आपके लिए बहुत ज़्यादा केस लॉ जो है वो पढ़ना बहुत नेसेसरी है. तो ज़्यादा डिटेल ढूंढने की कोशिश मत करना. आपको इतना याद रखना इस केस में हुआ क्या था, बस इतना. ट्रिपल मर्डर का इल्जाम लगा किसके ऊपर, बच्चन सिंह के ऊपर, इसलिए ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आ जाता है. एंड दैट्स व्हाई ही हैज बीन पनिश्ड विद कैपिटल पनिशमेंट. इस बात का याद रखियो. अच्छा, बीएनएस इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल बाय डेथ, इंक्लूडिंग इन सारे ऑफेंसेस को भी हम लोग बाय डेथ जो है वो सजा देने वाले हैं. सबसे पहला है मर्डर अंडर सेक्शन 103. मर्डर, मॉब लिंचिंग रिजल्टिंग इन डेथ. फिर टेररिज्म. अच्छा, मॉब लिंचिंग का मतलब क्या होता है सर? मॉब लिंचिंग मतलब बहुत सारे लोग एक साथ आके किसी को कुचल देना. समझ में आ रहा है? लिंच करना. लिंच का मतलब होता है तुम ऐसा नहीं, अनइंटेंशनली वाला लिंच नहीं, ऐसा नहीं, स्टैम्पेड वाला बात नहीं है यहाँ पे. स्टैम्पेड के बारे में बात नहीं हो रहा है. स्टैम्पेड अनइंटेंशनल हो जाता है, स्टैम्पेड में लोग मारे जाते हैं. लेकिन ये है मॉब लिंचिंग. मॉब लिंचिंग मतलब किसी एक इंसान को पकड़ के, एक मॉब मतलब ग्रुप ऑफ पीपल मिल के उसको या तो रास्ते पे मार दे, कहीं पे झुला दे, कहीं पे हैंग कर दे, कहीं पे उसको गोली मार दे. लिंच मारते मारते मार डाले. समझ में आ रहा है ना? गोली तो नहीं होता है वो. वैसे नॉर्मली क्या होता है कि उस पर बहुत मारा जाता है, उसको मार के उसको मार डाला जाता है. समझ में आ रहा है? वो होता है मॉब लिंचिंग. और ये ग्रुप ऑफ पीपल मिलके जो करते हैं उसको भी हम लोग डेथ पेनल्टी के अंदर ले लेंगे. अगर ये जो मॉब लिंच कर रहे हैं तो सबको हम लोग डेथ पेनल्टी देंगे. उसके बाद है टेररिज्म, ये तो तुमको पता ही है. फिर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रिजल्टिंग इन डेथ. तुमने क्राइम ऑर्गेनाइज किया एंड जिसके कारण डेथ हुआ तो डेथ पेनल्टी. डेथ के रीजन, डेथ अगर तुम कर रहे हो, किसी का भी डेथ तुम इंटेंशनली जानबूझ के तुम किसी को मार रहे हो तो तुमको भी डेथ पेनल्टी जो है वो मिलने ही वाला है. फिर आता है डकॉइटी विथ मर्डर. फिर क्या आता है बताओ? डकॉइटी विथ मर्डर. डकॉइटी किया तुमने और मर्डर भी कर दिया. फिर वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट तुमने वॉर किया है, या फिर वॉर किया नहीं होता है, मतलब वॉर छेड़ दिया है, वॉर स्टार्ट कर दिया. समझ में आ रहा है? फिर अबेटिंग म्यूटिनी इफ म्यूटिनी ऑकर्स. इसका मतलब क्या होता है? अबेटिंग म्यूटिनी का मतलब क्या होता है? देखो, अबेटिंग म्यूटिनी का मतलब क्या होता है मैं तुमको समझाता हूँ. अबेटिंग मतलब उकसाना, ये तो तुमको पता ही है, मैंने पहले ही बता दिया था. उकसा रहे हो तुम किसको उकसा रहे हो. म्यूटिनी का मतलब होता है तुम्हारे रेबेलियन. फॉर एग्जाम्पल आर्मी वाले, ठीक है. फिर तुम कह सकते हो आर्मी वाले. फिर तुम्हारे नेवी के जो है उनको, जो नॉर्मली देखा जाए तो दे आर द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग कह सकते हैं सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन. ठीक है, वो जो इन फोर्स में है. समझ में आ रहा है ना? तो वो लोग जो है ना, उनको अगर तुम उकसा रहे हो, ठीक है, उकसा रहे हो किस कारणवश. म्यूटनी का मतलब होता है तुम
उकसा रहे हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने के लिए। जैसे पाकिस्तान में होता रहता है, तुम देखोगे पाकिस्तान में सोल्जर्स को इतना ज़्यादा, आर्मी को इतना ज़्यादा, मिलिट्री को इतना ज़्यादा जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ज़्यादा पावर दे रखा है ना कि कोई भी मिलिट्री को उकसा सकता है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो अगर आप भी उकसा रहे हो ऐसे इंडिया में, ठीक है, जिसके कारणवश किसी का मृत्यु हो चुका है या फिर मृत्यु हुआ भी नहीं लेकिन जो है अगेंस्ट में चले गए, फॉर एग्जाम्पल कोई आर्मी पर्सनल ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, वो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले गए और तुम उकसा रहे थे, ठीक है, कोई मरे ना मरे, उकसा रहे थे और म्यूटिनी हुआ, ठीक है, इस प्रकार का गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ कुछ ना कुछ ऐसा क्राइम, ठीक है, जो कि ये एक बहुत ही डेंजरस क्राइम में माना जाता है। बिकॉज इससे क्या होता है, बहुत लार्ज स्केल में हार्म हो सकता है, बहुत लार्ज स्केल में हार्म हो सकता है। पकड़ लो आर्मी, किसी इंडिया का पकड़ लो, मिलिट्री में कोई भी आर्मी पर्सनल पकड़ लो, उनका बैच पकड़ लो, वो लोग अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आ रहे हैं फॉर रेबिलियन पर्पसेस, फॉर पर्पस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द गवर्नमेंट, ब्रेकिंग डाउन द गवर्नमेंट सिस्टम, ये सारा चीज अगर हो रहा है ना, इसमें बहुत ज्यादा वायलेंस होता है, तो इसमें भी तुमको डेथ पेनल्टी मिल सकता है। फिर है गिविंग फॉल एविडेंसेस, तुम किसी को फंसा रहे हो, एक इनोसेंट पर्सन को फंसा रहे हो बाय गिविंग फॉल्स एविडेंसेस। तुम फॉल्स एविडेंस देख के इनोसेंट पर्सन को तुमने फंसा दिया। तो अगर आप इनोसेंट पर्सन को फंसा रहे हो फॉल्स एविडेंस देने के बाद, तो क्या हो जाएगा बताओ ना। हाँ जी, फंसा दिया और उसका क्या हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया। तुमने उसको फंसाया और उसका एग्जीक्यूशन हो गया, उसको मृत्यु दंड मिल गया, कैपिटल पनिशमेंट मिल गया। तो तुमने जो फंसाया उसको भी कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा अगर पता चल गया तो, अगर नहीं चले तो नहीं चले। फिर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, इसका मतलब ही वही है, सुसाइड के लिए उकसाना, किसी भी माइनर को उकसा रहे हो या फिर इनसेन पर्सन जो मेंटली फिट नहीं है उनको उकसा रहे हो, तो ये भी आ जाता है इसमें। फिर है अटेम्प्टेड मर्डर, तुमने मर्डर अटेम्प्ट किया है बाय लाइफ कॉन्विक्ट इफ हर्ट इज कॉज्ड। इसका मतलब लाइफ कॉन्विक्ट का मतलब होता है वो इंसान जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा हुआ है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा हुआ है। अगर तुमको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा हुआ है, अगर तुमको लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा हुआ है और तुम अटेम्प्ट कर रहे हो मर्डर, तो तुम्हारा भी हो सकता है खेल खलास, जिसको हम लोग कहते हैं डेथ पेनल्टी, तुमको भी मिल सकता है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट सर हुआ है तो वो मर्डर कैसे करेगा, जेल के अंदर कर रहे हो भाई, तुम्हारे खून में है वो चीज। फिर है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये तुमको पता है, ताउम्र जो है आजीवन कारावास जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा इम्प्रिजनमेंट। नॉर्मली इम्प्रिजनमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिगरस क्राइम, दूसरा होता है सिंपल। रिगरस जब होता है ना, जब तुम क्राइम बहुत ज्यादा ऑफेंसिव कर लेते हो, बहुत ही बेकार वाला तुम क्राइम कर रहे हो, बहुत ही सीरियस मैटर है क्राइम का, तो तुमको अगर जेल में डाले तो एक तो करा सकते हैं रिगरस वाला इम्प्रिजनमेंट, दूसरा हो सकता है सिंपल। सिंपल इम्प्रिजनमेंट मतलब होता है वहां पे लेबर वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं होता है, तुम सिंपली बैठे रहते हो या फिर छोटा मोटा चीज करते रहते हो। लेकिन जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है ना, वो हार्ड लेबर में आता है। हार्ड लेबर मतलब पत्थर तोड़ना, ये सारा चीज, पत्थर तोड़ना स्पेशली, ठीक है, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, ये सारा चीज बहुत ज्यादा लेबर वर्क कराया जाता है तुमको जेल के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं रिगरस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो गया तो बच गए, तुमको बैठे बैठे खाना मिलेगा, समझ में आ रहा है, बैठे बैठे नहीं मिलता, फिर भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन वो हार्ड लेबर वाला कंसेप्ट नहीं आता। फिर आता है फॉरफीचर प्रॉपर्टी, तुमने कोई भी ऐसा क्राइम किया जिसके कारणवश तुमको पनिशमेंट मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है तुम्हारे प्रॉपर्टी का नीलामी कर देना, ठीक, ये एक प्रकार का पनिशमेंट होता है। टेकिंग अवे द ऑफेंडर्स प्रॉपर्टी विदाउट कंपेंसेशन, ऑफेंडर मतलब जिसने ऑफेंस किया, उसकी प्रॉपर्टी को हम लोग ले लेंगे एंड कंपेंसेशन भी नहीं देंगे, तो तुम्हारे प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ से गया, ठीक है। यूज्ड इन स्पेसिफिक केसेस लाइक सेक्शन 154 155 BNS रिलेटेड टू ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट के अगेंस्ट तुम ऑफेंस करोगे तो तुम्हारा प्रॉपर्टी ले लिया जाएगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप अगर देखोगे, उत्तर प्रदेश में आप देखोगे सीएम योगी जी क्या करते हैं, जितने भी गैंगस्टर्स है ना, जितने भी गैंगस्टर्स है उन सबके प्रॉपर्टीज को वो बेच देते हैं, ठीक है, उन सबके प्रॉपर्टीज को अटैच कर लेते हैं एंड सेल कर देते हैं, अटैच एंड सेल। तो ये एक प्रकार का क्या है बताओ ना, पनिशमेंट है, क्योंकि जिसके कारण तुम ये गैंगस्टर वाला हरकत कर रहे हो, बहुत ज्यादा क्राइम कर रहे हो, लूट रहे हो, किसके कारण तुम प्रॉपर्टीज खरीद रहे हो, तुम अपना दौलत बना रहे हो, अपना पूरा एसेट्स जमा रहे हो, सब एसेट्स लेके हम लोग बेच देंगे, उसको अटैच करके सेल कर देंगे या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल में ले लेंगे।
फिर फाइन लग सकता है, मॉनेटरी पेनल्टी हो सकता है, इम्पोज इंडिविजुअली, कोर्ट कैन ऑर्डर एडिशनल इम्प्रिजनमेंट इफ द फाइन इज नॉट पेड। अच्छा, ये क्या कंसेप्ट होता है कि इसमें क्या होता है कि पकड़ लो तुमको 1 लाख का जुर्माना देना था, 1 लाख का तुमको फाइन देना था, जिससे तुमको जेल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे ऊपर फाइन लगा है 1 लाख रुपीज़ का, तुम्हारे पास 1 लाख रुपीज़ है नहीं, तो तुम कैसे पेमेंट करोगे? तो तुम्हारा जो 1 लाख रुपीज़ नहीं है तुम्हारा, उसके हिसाब से कोर्ट जो है तुमको जेल टाइम देता है, तुमको जेल में बैठना होगा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, अगर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वो हो जाता है कोर्ट कैन ऑर्डर एडिशनल इम्प्रिजनमेंट इफ द फाइन इज नॉट पेड, इस बात का याद रखियो। फिर है कम्युनिटी सर्विस, जो मैंने तुमको बहुत बताया था। पिटी क्राइम्स तुमने किया, पिटी क्राइम्स मतलब छोटे मोटे क्राइम्स, जैसे कि हो सकता है किसी का पॉकेट मार देना, ठीक है, छोटा मोटा क्राइम, 5,000 से कम का जो क्राइम है, यहीं पे कहीं पे था, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ, ये पिटी थेफ्ट, ठीक है, जो 5,000 रुपए के कम का तुमने अमाउंट जो है चोरी किया है या फिर कुछ ऐसा छोटा मोटा चीज किया है, तो तब जो है तुमको हम लोग कम्युनिटी सर्विस में लगा देंगे। कम्युनिटी सर्विस मतलब बहुत कुछ हो सकता है। कम्युनिटी सर्विस, पूरा नाला साफ करवा देना तुमसे, अगले 2 महीने तक पूरा नाला साफ करोगे तुम, ठीक है, इस प्रकार से होता है कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी के भलाई के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखें, पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड, पब्लिक सर्वेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उन्होंने अनलॉफुली करप्शन वगैरह काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, एंगेजिंग इन ट्रेड। फिर आता है नॉन अपीयरेंस आफ्टर प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? हाँ जी, प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है बताओ? प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ऑफिशियली अनाउंस किया जा रहा है कि आप अपीयर हो कोर्ट के सामने या फिर पुलिस स्टेशन में अपीयर हो, लेकिन अगर आपको बुलाया जा रहा है और आप नहीं आ रहे हो, नॉट अपीयरिंग, तो आपको कम्युनिटी सर्विस में लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। तुमको डेट दिया गया था, इस डेट पे तुमको हाजिर होना है कोर्ट में या फिर पुलिस स्टेशन में, लेकिन तुम गए नहीं, नॉन अपीयरेंस आफ्टर प्रोक्लेमेशन, तो भैया हम लोग जब तुम आओगे तब आपको पकड़ के हम लोग कम्युनिटी सर्विस में लगा सकते हैं। उसके बाद आता है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड टू कंपेल रिस्ट्रेन पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए तुम सुसाइड जो है वो कमिट कर रहे थे, मतलब अटेम्प्ट कर रहे थे, किया नहीं, अटेम्प्ट कर रहे थे करने के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब उकसा रहे हो तुम गवर्नमेंट को, मोदी जी को कह रहे हो कि मोदी जी आप 60% रिजर्वेशन कीजिए, 60% रिजर्वेशन कीजिए फॉर द हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लिए, वरना मैं जहर पी के मर जाऊंगी। तो इस प्रकार के जो घटना है, इसको हम लोग पकड़ के लड़की को कम्युनिटी सर्विस, नाला साफ करने के लिए लगा सकते हैं हम लोग। लड़की है, लड़का है, कोई भी हो सकता है, नाला साफ करने के लिए लगा सकते हैं हम लोग। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर है पेटी थेफ्ट, ये मैंने एक्सप्लेन किया। फिर पब्लिक मिसकंडक्ट बाय ड्रंकन पर्सन, पब्लिकली तुमने मिसकंडक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल ऑब्सीन चीजें कर रहे हो जो पब्लिकली तुमको करना नहीं चाहिए था, उल्टा सीधा चीज, ठीक है। ये तुम कुछ भी इमेजिन कर सकते हो भाई, समझ में आ रहा है? कुछ भी उल्टा सीधा किसी को गाली बक देना, ठीक है, पब्लिकली केओस क्रिएट करना, या फिर तुम बहुत बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, जब तुम ड्रंकन होते हो। तो अगर पब्लिकली मिसकंडक्ट कर रहे हो तुम, तो तुमको हम लोग कम्युनिटी सर्विस में लगा सकते हो। उसके अलावा हम लोग देखेंगे और एक चीज, वो है डिफेमेशन। किसी को तुम बदनाम कर रहे हो, किसी को अगर तुम बदनाम, डिफेमेशन का मतलब होता है बदनाम करना, किसी को अगर तुम डिफेम कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो, तो तब भी तुमको लगा सकते हैं हम लोग कम्युनिटी सर्विस में। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड पेनल्टी। बहुत ब्यूटीफुल चीज है, पेनल्टी के अंदर आ जाता है फाइन। पेनल्टी जो है ये एक ब्रॉडर टर्म है, पेनल्टी के अंदर तुम्हारा आ जाता है फाइन, इस बात का ध्यान रखियो। समझ में आ रहा है? हाँ जी। पेनल्टी का जो वर्ड है ना, ये जनरल सेंस में तुमको बता रहा हूं, पेनल्टी का जो वर्ड है इसके अंदर आ जाता है फाइन, ठीक है। पेनल्टी और तरीके से भी तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगाया जा सकता है। सबसे पहले फाइन देखेंगे, जनरली मॉनेटरी पनिशमेंट होता है इम्पोज्ड फॉर एन ऑफेंस। फिर है पेनल्टी, जनरली अ मॉनेटरी सम फॉरफिटेड फॉर नॉन कंप्लायंस विद अ रूल और रेगुलेशन। अब इसको अगर हम लोग पर्टिकुलरली समझने जाए तो ये हो सकता है कि अब पकड़ लो, फॉर एग्जाम्पल तुम गाड़ी चला रहे हो रास्ते पे, ठीक है, कोई पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर तुमको पकड़ लिया और बोला हेलमेट कहाँ है, तुमने बोला सर भूल गए हेलमेट लगाने, जल्दी में था सर, दवाई लेने निकल जा रहे, पापा बीमार है। तो वो क्या करेगा, तुमको फाइन लगाएगा या पेनल्टी लगाएगा? हाजी, फाइन लगाएगा या फिर पेनल्टी लगाएगा? तुमने पहला चीज है ऑफेंस तो किया है,
ऑफेंस तो किया है। ऑफेंस क्या है? ऑफेंस ये है कि तुमने हेलमेट नहीं लगाया। दूसरा है नॉन कंप्लायंस, जो रूल है उसको तुमने ब्रेक किया तो हो जाता है पेनल्टी। तो इसलिए ना इसको हम लोग पेनल्टी एंड फाइन को नॉर्मली हम लोग इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं इन अ जनरल सेंस। ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं हम लोग, फाइन यूज कर सकते हैं वर्ड या फिर पेनल्टी यूज कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम लोग बोले तो फाइन लगता है अगर तुमने ऑफेंस किया है तब, एंड पेनल्टी लगता है अगर तुमने कंप्लायंस फॉलो नहीं किया तब। ठीक है, तो अगर पुलिस ऑफिसर तुमको पकड़ के तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं तो वो नॉन कंप्लायंस का पेनल्टी है, जिसने तुमने रूल्स रेगुलेशन तोड़ा है, ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है तो तुमको पेनल्टी लगेगा। लेकिन सर वो ट्रैफिक पुलिस वाला बोल रहा था फाइन लगेगा सर। हाँ, वो फाइन भी कह सकता है क्योंकि इंटरचेंजेबली वर्ड यूज होता है ना। ऑफेंस किया है तुमने, है ना, ऑफेंस किया है। अच्छा, फाइन समझ में आ चुका है, पेनल्टी समझ में हो चुका है, जनरली समझ में आ चुका है। और अगर तुमको पढ़ना है, प्रॉपरली एग्जामिनेशन में लिखना है तो क्या लिखोगे? लिखोगे मॉनेटरी पनिशमेंट होता है दोनों ही। पेनल्टी जो है मॉनेटरी पनिशमेंट होता है, फाइन भी मॉनेटरी पनिशमेंट होता है। ठीक है, और फाइन लगता है अगर तुमने कोई ऑफेंस किया है तो, एंड पेनल्टी लगता है अगर तुमने कोई कंप्लायंस फॉलो नहीं किया है तो। यूजली पेनल्टी को देखो आगे पढ़ेंगे हम लोग, यूजली नॉट लिंक्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर द डिफॉल्ट इटसेल्फ। मेनी कंप्लायंसेस एक्ट लाइक सेबी और एक्ट नॉन कंप्लायंस। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी पकड़ लो, ठीक है, कंपनी ने कोई कंप्लायंस जो प्रोसीजर जो था वो कंपनी ने फॉलो नहीं किया, तो अगर कंपनी ने कंप्लायंस प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगा, इसके ऊपर फाइन लगेगा या पेनल्टी? हाँ जी, लगेगा पेनल्टी। हम लोग पेनल्टी पढ़ते हैं, राइट। कंपनी के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं? पेनल्टी, ना कि फाइन, पेनल्टी लगाते हैं। कंप्लायंस फॉलो नहीं किया तो ये प्रॉपर टर्म में अगर तुमको समझना है तो तुम ये समझो, फाइन जो है वो लगता है अगर तुमने कोई पाप काम किया है तो, ऑफेंस किया है तो। ठीक है, एंड अगर तुमने पेनल्टी तब भरते हो तुम अगर तुमने कोई, बताओ, रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ा है तो। अच्छा, फाइन में और एक चीज है, दो डिफरेंस तुम और ड्रॉ कर सकते हो, दो लाइन और ड्रॉ कर सकते हो। एक लाइन वो ड्रॉ कर सकते हो कि फाइन जो है ना वो कभी कभार ऑफन लिंक होता है विथ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट के साथ लिंक हो सकता है, लेकिन पेनल्टी इम्प्रिजनमेंट के साथ लिंक नहीं होता है। यूजली नॉट लिंक्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर डिफॉल्ट इटसेल्फ, इस बात का याद रखियो। ठीक है, तो दो डिफरेंस तुम बहुत अच्छे से यहां पे समझ सकते हो। फाइन है मॉनेटरी पनिशमेंट फॉर ऑफेंस, ठीक है, एंड पेनल्टी है मॉनेटरी पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस। और फाइन इज ऑफन लिंक्ड विथ इम्प्रिजनमेंट एंड पेनल्टी इज ऑफन नॉट लिंक्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर डिफॉल्ट इटसेल्फ। ठीक है, समझ में आ रहा है? फाइन आर टिपिकली फॉर क्रिमिनल ऑफेंसेस व्हाइल पेनल्टीज आर फॉर नॉन कंप्लायंस, फॉर एग्जांपल सिविल रेगुलेटरी वर्क्स वगैरह। ठीक है, इतना डिफरेंस तुमको समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी आज के डेट में भी सब लोग जो है फाइन एंड पेनल्टी को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, क्योंकि इनका डेफिनेशन ही बहुत ज्यादा ब्रॉडर है। अंडरस्टूड? लेकिन स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो ये डिफरेंसेस निकल के आता है फाइन एंड पेनल्टी का, इस बात का ध्यान रखियो। फिर है फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। पहला है तुमको इंसान होना होगा, फिर है तुमको गिल्टी माइंड होना होगा, जो मैंने तुमको पहले ही बताया था। सिविल रॉन्ग में ये जो मेंस रिया का कंसेप्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं गिल्टी माइंड, मेंस रिया का कंसेप्ट है गिल्टी माइंड, ये मैटर नहीं करता। सिविल रॉन्ग तुमने किया, तुमको पनिशमेंट मिलेगा। तुमने इंटेंशनली किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन क्रिमिनल रॉन्ग जब हो जाता है तब अपने को क्या करना पड़ता है बताओ? हाँ जी, मेंस रिया देखना पड़ता है, मेंस रिया। अब क्रिमिनल रॉन्ग में एक ये हो सकता है कि मर्डर। अब मर्डर में देखोगे ना, इंटेंशनली मारा या फिर सेल्फ डिफेंस में, वरना ऐसे उसको जेल में डाल दोगे क्या? मर्डर के लिए तो तुमको फांसी भी हो सकता है, कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकता है। तो इसलिए यहां पे बोला जा रहा है कि देख भाई मेरे, सिविल रॉन्ग अगर है तो तुमको ढूंढना पड़ेगा मेंस रिया है कि नहीं। मंशा, मेंस रिया का मतलब गिल्टी माइंड है कि नहीं, वो इंटेंशनली वो किया या नहीं किया।
ये तुमको क्रिमिनल रॉन्ग में देखना ही होगा, तो क्राइम में वो आता ही आता है। एंड सिविल रॉन्ग में मेंस रे नहीं देखा जाता। फॉर एग्जाम्पल, तुम बाइक चलाते चलाते किसी को मतलब तुम भी इंटेंशनली ठोका नहीं है तुमने, किसी महिला को हाथ में लग गया उनका, वो बहुत भीड़ भाड़ का बाजार था, वो गिर गई, चोट लग गया उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा एंड छोटा सा 1-2 स्टिचेस लगे, और उनको जो ये खर्चा आया वो खर्चा तुमको पेमेंट करना है। क्यों सर, क्यों पेमेंट करना है? मैंने जानबूझ के नहीं किया। तुमने जानबूझ के नहीं किया होगा, लेकिन उनको तो नुकसान हुआ ना भाई मेरे। तो वो सिविल रॉन्ग में आता है, गलती से हो जाना, बाई मिस्टेक, सिविल रॉन्ग में आता है ये सारे, ये पनिशेबल है, समझे? ये होता है गिल्टी माइंड। रीड करना इस चीज को, मैं यहां से थोड़ा बहुत करा रहा हूं। द मेंटल एलिमेंट, द इंटेंशन और नॉलेज ऑफ रॉन्ग डूइंग। बेसिक मैक्सिम ये है, एक्टस नॉन फेसिड रियम निसी मेंसिड ट्रेस। का पूरा मतलब ये होता है, कोई भी कार्य कभी भी गिल्टी नहीं हो सकता अनलेस गिल्टी माइंड वहां पर हो। ये मैंने तुमको हिंदी भाषा में समझाया, अब इंग्लिश भाषा में समझाऊं। एन एक्ट डज नॉट मेक वन गिल्टी, किसी को गिल्टी नहीं बनाता कोई कार्य अनलेस उसका कोई गिल्टी इंटेंशन हो, उसके माइंड में गिल्टी हो। अगर वो गिल्टी माइंड नहीं है, इंटेंशनली, अब तुम गिल्टी कब होते हो भाई? जब तुम जानबूझ के कुछ करते हो, ठीक है? जानबूझ के नहीं किया, किस बात का गिल्टी भाई, है ना? लेकिन सर आई स्टिल फील गिल्टी फॉर हर, वो तो तुम्हारा अलग टॉपिक है, समझे? यहां पे तुम गिल्टी फील नहीं करोगे क्योंकि तुमने जानबूझ के नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो क्राइम में हमेशा हम लोग गिल्टी माइंड ढूंढते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको समझाता हूं भाई मेरे। फॉर एग्जाम्पल, ये मर्डर वाला केस ले लो, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल, टॉप नॉच एग्जाम्पल, इसके ऊपर एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। सेल्फ डिफेंस में तुमने किसी का मर्डर कर दिया, तुमने जानबूझ के किया क्या? नहीं ना, अपने आप को बचाने के लिए किया भाई। तो वो वहां पे हम लोग देखेंगे तुमने जानबूझ के किया कि नहीं, तुम्हारा गिल्टी माइंड है कि नहीं। तो ये बोला जा रहा है कि तुम्हारा गिल्टी माइंड हो ही नहीं सकता, तुम गिल्टी हो ही नहीं सकते। जब जज फाइनल डिसीजन सुनाता है तो क्या कहता है कि दिस पर्सन इज गिल्टी, है ना? गिल्टी कहता है, तो तुम गिल्टी हो ही नहीं सकते अगर तुमने गिल्टी इंटेंशन से कोई कार्य नहीं किया है तो। समझे भाई मेरे? तो ये मेंस रिया देखा जाता है क्राइम में। टाइप्स ऑफ मेंस रिया, एक हो सकता है इंटेंशन, दूसरा होता है नेग्लिजेंस, उसके बाद हो सकता है रेकलेसनेस। तीनों समझाऊंगा। इंटेंशन तो यह है कि तुमने जानबूझ के पूरा किया। पर्पस और डिजाइन बिहाइंड द एक्ट इंक्लूड स्पेसिफिक एंड जनरल इंटेंट, जानबूझ के किया। दूसरा है नेग्लिजेंस, फेलियर टू टेक रिस्पॉन्सिबल केयर व्हेन देयर ड्यूटीज टू डू सो। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब नेग्लिजेंस का मतलब ये है कि तुम नेग्लेक्ट थे, तुमने नेग्लिजेंस में लिया, तुमने सीरियसली लिया नहीं इस चीज को, तुम नेग्लेक्ट करके चल रहे थे। तो तुम अगर नेग्लेक्ट करके चल रहे हो, एब्सेंस ऑफ माइंड में चल रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा ये गिल्टी होगा, तुम गिल्टी होना होगा तुमको। अगर अचानक से कुछ हो गया जिसमें तुम्हारा हाथ पैर कुछ ही नहीं था, मतलब तुमने सोचा भी नहीं इसके बारे में, अगर तुमने सोचा ही नहीं और अचानक से ये सारा चीज हो रहा है, तो वो तो गिल्टी माइंड होगा नहीं। लेकिन तुम केयरलेस थे। केयरलेस का और एक एग्जाम्पल बताऊं, रेकलेसनेस। तुम गाड़ी चला रहे थे बहुत रेकलेसली। तो सर गाड़ी तो रेकलेसली चला रहे थे सर, मेरा इंटेंशन नहीं था किसी को मार के, किसी को गाड़ी से ठोक के मार डालूं, ये मेरा कभी इंटेंशन नहीं था सर, मैं बहुत बच्चा हूं सर। अब देखो भैया, तुम बच्चे हो क्या हो नहीं हो, तुम अगर रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? इंटेंशन क्या होता है कि तुमको फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट यहां तक जाता है, कोर्ट वहां तक जाता है, सोचता है कि भैया तेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, तू तो रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है। तो अगर रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है, तेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो यू आर गिल्टी क्योंकि तेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाता है। ये 3 प्रकार का मेंस है। एक तो तुम गिल्टी हो ही, तुमको पता है, इंटेंशनली तुम कर रहे हो। दूसरा होता है नेग्लिजेंस, तुम नेग्लेक्ट कर रहे होते। तीसरा होता है रेकलेसनेस। ठीक है, पकड़ ले, एक एग्जाम्पल के तौर पे तुमको समझाता हूं मैं। पकड़ लो, ये एक रास्ता है, ठीक है, और ये एक रास्ता है। अंडरस्टूड? तुमको समझाता हूं, प्रॉपरली समझाऊंगा। टेंशन नहीं लेना भाई, जिंदगी में सब कुछ लेना है, मेरे रहते टेंशन नहीं लेना है। पकड़ लो, ये वाला रास्ता है, ठीक है। यहां से तुम जा रहे हो स्कूटी चला के। अब मेरे को स्कूटी ड्रॉ करना तो आता नहीं है, लेकिन मैं कुछ करता हूं।
ठीक है, पकड़ ले, हार्ली डेविडसन का फैन हूं मैं भाई। तो ये आ चुका है, ये तुम जा रहे हो कट 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 जा रहे हो, ठीक है। अचानक से यहाँ से एक कार आया, अचानक से यहाँ से एक कार आया, ठीक है, कार जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, रोड पे पब्लिक पब्लिक भी चल रहे हैं, यहाँ पे रोड पे ना पब्लिक भी है, अंडरस्टूड, पब्लिक भी है। अचानक से ये कार आया और ये कार जो है ना, ये देखा नहीं, उसने हॉर्न भी नहीं दिया, इंडिकेटर भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया कि किसको कौन से तरफ में जाना है, इसको कुछ नहीं किया, बहुत नेग्लिजेंसली वो चला रहा था, ठीक है। जिसके चलते ये कार आया तुम्हारे सामने, तुम्हारा डिसबैलेंस हुआ और तुम किसी इंसान को ठोक दिया, तुमने, तुम्हारा बाइक जाके लगा इस इंसान को। अब बताओ, दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक है रेकलेसनेस का, रेकलेसनेस नहीं, ये नेग्लिजेंस है, ये है नेग्लिजेंस का। ये बंदा नेग्लिजेंट था, इसको फर्क नहीं पड़ रहा था, इसने ना इंडिकेटर दिया, ना ही उसने हॉर्न बजाया, कुछ नहीं बजाया, सीधा आ रहा है ऐसे। और अगर मेन रोड, ये मेन रोड है और तुम कोई किसी कॉलोनी वगैरह से आ रहे हो तो तुमको तो हॉर्न वगैरह देना ही है ना। मेन रोड में तो तुमको सीधा ही जाना है, बाइक वाले को सीधा ही जाना है, लेकिन ये जो है ये ऐसे उठेगा तो फिर तुमको हॉर्न देना, इंडिकेटर देना, बहुत कुछ करना होता है, समझ में आ रहा है। लेकिन तुमने किया नहीं, तो तुम क्या किए, तुम नेग्लिजेंट थे, तुम नेग्लिजेंट थे। तो क्या तुमने जो इसको ठोक दिया, गिल्टी माइंड रहेगा तुम्हारा, गिल्टी माइंड रहेगा? आंसर है यस, क्योंकि तुम नेग्लिजेंट थे। और इस बंदे का क्या, गाड़ी तो इसका लगा नहीं, इसका बाइक लग गया इसके पीछे, तो इस बंदे का कोई फॉल्ट नहीं होगा। क्यों? ना तो इसका इंटेंशन था, ना तो ये नेग्लिजेंट था, ना ही वो रेकलेस ड्राइविंग कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, वो सीधा जा रहा था, और जिसके कारण दूसरे इंसान के कारण इसका डिसबैलेंस हुआ, क्योंकि इसको लगा गाड़ी के पीछे और ये डिसबैलेंस होकर इसको ठोक दिया। समझ में आएगा? तो यहां पे मेंस रिया देखेंगे, क्या इसका मेंस रिया था? आंसर है नो, आंसर है नो। क्या इसका मेंस रिया था? आंसर है यस। सर लेकिन इसने तो जानबूझ के इसको मारा नहीं। हाँ, मारा नहीं जानबूझ के, लेकिन नेग्लिजेंट तो थे तुम, रेकलेस ड्राइविंग तो कर रहे थे तुम। समझ में आ रहा है? अब पकड़ लो, और एक सिचुएशन में तुमको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इस कार का ब्रेक फेल है, ये बहुत कोशिश कर रहा है ब्रेक लगाने के लिए, लेकिन ब्रेक फेल है, ठीक है। और ये आते 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 सीधा मेन रोड पे उड़ गया, और बहुत कोशिश किया उसने रोकने के लिए, हुआ नहीं, और मेन रोड पे आ गया, बाइक वाले को टक्कर लग गया, पब्लिक मर गए, बाइक वाला जो है वो घायल, ये खुद घायल। तो बताओ, मेंस रिया है? आंसर है नो, मेंस रिया तो है नहीं, इसने जानबूझ के किया ही नहीं, इसका ब्रेक फेल था, वो केयरलेस भी नहीं था, वो नेग्लिजेंट भी नहीं था, वो ये ऑटोमोबाइल फेलियर था, ये कार का फेलियर था। इसने सब कुछ सही किया, लेकिन ये कार का फेलियर था, अचानक ऐसा हो गया एक्सीडेंट। तो क्या ये गिल्टी माइंड यहाँ पे आएगा? तुम गिल्टी हो? नहीं। क्यों नहीं हो? क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन भी नहीं था, तुम नेग्लिजेंट भी नहीं थे, तुमने पूरा कोशिश किया कि इसको रोकूं कार को, लेकिन रोक नहीं पाए तुम। फिर रेकलेस भी नहीं थे तुम, ये तो ऑटोमेटिक हुआ। समझ में आ रहा है? तो कोर्ट ये सारा चीज देखता है क्राइम को डिक्लेयर करने के लिए कि हाँ कौन गिल्टी है, कौन गिल्टी नहीं है। समझ में आ रहा है? समझे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बवाल। उसके बाद आगे देखेंगे, एक्सेप्शन टू मेंस रिया, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। Some offenses don't require proof of mens rea. Liability is imposed based on the act alone. ठीक है, कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग मेंस रिया चेक भी नहीं करेंगे, ठीक है, सीधा तुमको पकड़ेंगे। पहला एग्जांपल है पब्लिक वेलफेयर ऑफेंस, फूड, ड्रग, सेफ्टी, पोल्यूशन। पब्लिक को तुम हार्म पहुंचाना, पब्लिक को हार्म पहुंचाना। अब नेसेसरी नहीं है कि हर क्राइम के लिए तुमको कैपिटल पनिशमेंट ही मिले, तुम पब्लिक को हार्म पहुंचा रहे हो, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, तुमने ड्रग्स मतलब मेडिसिन में कुछ मिलावट किया है, फूड में मिलावट किया है, सेफ्टी पोल्यूशन में कुछ कर रहे हो, तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो सही नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट कोई ऑफेंस तुमने अगर किया तो तुमको जो है पनिश किया जा सकता है। अब तुम्हारा गिल्टी माइंड है नहीं है वो हम लोग चेक नहीं करेंगे। क्या समझ में आ रहा है? दूसरा है petty offenses with small fines where proving mens rea is difficult. छोटे मोटे ऑफेंस कर रहे थे जहां पे छोटा मोटा फाइन लगता है, 500 1000 का फाइन लगता है, जहां पे मेंस रिया ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब 500 1000 के क्राइम के लिए पुलिस ऑफिसर लगाओगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे, बहुत डिफिकल्ट है। तो उसमें हम लोग पकड़ेंगे तुमको, और अगर तुम पकड़े गए तो तुमको पनिशमेंट लगाएंगे तुम्हारे ऊपर।
ठीक है, वैसे थोड़ा बहुत मेंस रिया चेक करेगा पुलिस ऑफिसर, उतना भी भद्दा पुलिस ऑफिसर नहीं होते, अच्छे होते हैं पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, तो पिटी ऑफेंसेस में मेंस रिया ज्यादा देखा नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखना। ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंस कर रहे हो तो भैया वेजरिंग वार, सीडिशन, ये तो तुमको पता ही है। फिर वायोलेटिंग लॉ इवन विदाउट नोइंग द लॉ एग्जिस्ट। ठीक है, इसका एक जेआईजीएल में तुम्हारा बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, टर्म है, जिसको हम लोग कहते हैं इग्नोर, पढ़ लो इसको बहुत अच्छे से, इग्नोरेंटा, बताओ, या फिर इग्नोरेंटिया कह सकते हो, बताओ, इग्नोरेंटिया ज्यूरिस। इग्नोरेंटिया का मतलब होता है, इग्नोरेंटिया का मतलब होता है इग्नोरेंट या फिर इग्नोर करना। ठीक है, इग्नोरेंट या फिर इग्नोर करना। ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेड, क्या लिखो, ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इस बात का याद रखियो। वायोलेटिंग लॉ इवन विदाउट नोइंग द लॉ एग्जिस्ट, अगर तुम लॉ को वायोलेट कर रहे हो, तुमको पता ही नहीं ऐसा लॉ है यहाँ पे, लेकिन तुमको पता तो नहीं है, लेकिन लॉ तो है वहां पे वैसा, तो तुम जो इग्नोर कर रहे थे ना, वहां पे लॉ अलग होगा, हो सकता है, ये तो तुम इग्नोरेंट बन रहे थे। तुम हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, मंडी में चले जाओ, कंगना रनौत, मनाली में चले जाओ, वहां पे थोड़े ट्रैफिक रूल्स थोड़े अलग है। ठीक है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, कुछ ना कुछ सिस्टम, प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशन अलग होगा, है ना, क्योंकि उस जगह के जो उस जियोग्राफी है उसको सूटेबल बनाने के लिए फॉर एवरीवन उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होंगे। तो तुमको ये मान के चलना होगा। तुम पकड़ लो लद्दाख चले जाओ, तुमको ये मान के चलना होता है। तुमको क्या करना होता है, मान के चलना होता है कि भैया यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन अलग हो सकते हैं, एंड यू हैव टू बी वेरी 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 वेरी, बताओ ना क्या, यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर ऑफ इट। तुम कहीं पे भी जा रहे हो, तुमको उस लैंड का रूल्स रेगुलेशन मालूम करके जाना होता है। तुम इग्नोरेंट हो, इग्नोरेंट या ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसेड, ये जो है ये तुम कर नहीं सकते। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, तुम एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि तुमको लॉ पता नहीं है, तुमको लॉ पता करके जाना था। नेक्स्ट देखो, एक्टस रियस गिल्टी एक्ट। एक्टस रियस का मतलब ही होता है गिल्टी एक्ट। फिर होता है कॉर्पोरेट लाइबिलिटी, कंपनीज कैन बी हेल्ड क्रिमिनली लाइबल। द मेंसिटी ऑफ द की प्रोविजन कंट्रोलिंग द कंपनी कैन बी इम्प्यूटेड टू द कंपनी। तो कंपनी को भी हम लोग लायबल पकड़ सकते हैं, क्रिमिनली लायबल पकड़ सकते हैं कंपनी को भी, क्योंकि कंपनी भी एक प्रकार का पर्सन ही है। अब किसको हम लोग, अगर कंपनी क्राइम कर रहा है तो हम लोग देखो, पुलिस ऑफिसर सबसे पहले कॉर्पोरेट वेल का पर्दा जो है वो उठा देगा और देखेगा कि डायरेक्टर्स ने किया है या फिर कंपनी का कुछ दोष था, तो वो सब तो चलेगा। कंपनीज एक्ट में उसका अलग चलता ही रहेगा। ठीक है, उसका अलग प्रोविजन जो है साइड बाय साइड चलता रहेगा, कॉर्पोरेट पर्दा उठेगा, फिर देखेंगे हम लोग डायरेक्टर्स कौन थे, कौन जिम्मेदार थे, वगैरह वगैरह। ऊपर से बात यह है कि कंपनी जो है वो भी क्रिमिनली लायबल हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखियो। फिर आता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बहुत ब्यूटीफुल है। कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, देखो, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, एक होता है नॉन बेलेबल, दूसरा होता है बेलेबल। एक होता है बेलेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस, एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, हमेशा याद रखना इस चीज को, ये फॉर्मूला है, पढ़ लो, एग्जामिनेशन में आएगा। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है वो हमेशा नॉन बेलेबल होता है, नॉन बेलेबल। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ना, हाँ जी, वो बेलेबल होते हैं, वो बेलेबल होते हैं। अब तुमको समझा, तो यहीं पे समझा दूंगा। बेल मतलब क्या, छोड़ देना किसी को, पैसा वैसा दे के बेलेबल अमाउंट पे करके छोड़ देना, प्राइवेट सिक्योरिटी के अंदर छोड़ देना। जो लॉयर आता है ना तुम्हारा बेल करवाने के लिए, वो सिक्योरिटी लेता है, वो अश्योर देता है, वो अश्योरेंस देता है कि भैया पुलिस ऑफिसर आप बेल दे दो इसको, जब इसको प्रोसीजर, जब इसको प्रोड्यूस होना होगा आपके सामने या फिर कोर्ट के सामने, मैं इसको लेकर आऊंगा। ये श्योरिटी देता है लॉयर। ठीक है, उसका खुद का लॉयर। समझ में आ रहा है? तब जाके तुमको मिलता है बेल। बेल मतलब ऐसा नहीं पैसा दिए छोड़ दिया, अच्छा क्राइम किए कोई दिक्कत नहीं है छोड़ देता हूँ आपको, पैसा भर दो, बेल का पैसा भर दो, ऐसा नहीं होता। पैसा एक फाइन होता है, और जो लॉयर आता है वो गारंटी लेता है कि इसको प्राइवेट कस्टडी में हम लोग रखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम आप जो है पुलिस ऑफिसर जो है, आपको कस्टडी में जेल में नहीं रखना है,
मैं इसका कस्टडी लेता हूँ, इसको घर जाने दो, जब जब प्रोड्यूस करना होगा इसको हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बेल कब होता है फिर? मतलब नॉन सीरियस क्राइम में, नॉन सीरियस क्राइम में वो क्राइम जहां पे सीरियसनेस नहीं होता, बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम नहीं है, तब ना जाके तुम बेल करवा सकते हो अपना खुद का, है ना, बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम नहीं है। गॉट इट? तो इसका मतलब ये होता है कि नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस है ना, वो नॉन सीरियस क्राइम्स है, वो ज्यादा सीरियस नहीं है, वो ज्यादा सीरियस नहीं है, लेस सीरियस क्राइम है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हमेशा बेलेबल होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल मतलब लेस सीरियस। नॉन कॉग्निजेबल मतलब ये भी होता है कि जो पुलिस ऑफिसर जो है ना, वो तुमको अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट। ये सारे फीचर्स है, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो कितने फीचर्स बता दिए। नॉन कॉग्निजेबल जो है अवेलेबल है, नॉन सीरियस है, और एक फीचर बताता हूँ जो है तुम्हारा नॉन कॉग्निजेबल, वो है अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं हो सकता। अरेस्ट विदाउट वारंट, नो अरेस्ट विदाउट वारंट, इस बात का याद रखियो। नो अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट नहीं हो सकता विदाउट वारंट, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर अरेस्ट नहीं हो सकता है विदाउट वारंट, इसका मतलब क्या है? सर बहुत सीरियस केस है, वारंट तो चाहिए होगा। ऐसा नहीं होता, मैं तुमको समझाता हूँ, तुमको पता नहीं है। वारंट हम लोग तब इशू करते हैं जब कोई भी मैटर हो रहा है, बहुत ज्यादा सीरियस मैटर नहीं है तब। फॉर एग्जाम्पल किसी का घर तुमको सर्च करना है तो तुमको वारंट लेकर जाना होता है। पकड़ ले, तेरे को टेररिस्ट को पकड़ना है, टेररिस्ट आ गया, घुस गया मुंबई में, जो अटैक हुआ था टेररिस्ट आ गया, उसके लिए क्या वारंट निकला था? क्या वारंट निकला था? नहीं, बहुत सीरियस क्राइम था, उसमें वारंट नहीं निकलता। वारंट नॉन सीरियस क्राइम में निकलता है, वारंट लेकर जाना पड़ता है उसको पकड़ने के लिए। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है क्राइम। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम है, वहाँ पे वारंट नहीं यूज़ किया जाता है। तो नॉन सीरियस, नो अरेस्ट विदाउट वारंट, एंड बेलेबल है, ज़्यादा सीरियस नहीं है। ये सारे फीचर्स हैं नॉन कॉग्निजेबल। इसका सारा ऑपोजिट जो है वो कॉग्निजेबल का होता है। इसका पूरा ऑपोजिट जो होता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब बहुत सीरियस क्राइम जहां पे बेल नहीं होता है आपका। ठीक है, अब ये सीरियस क्राइम है नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? वो जज डिसाइड करता है। हमेशा याद रखियो, इसका कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक डेफिनेशन अगर मैं बता दूं, वो टेररिस्ट वाला एक्टिविटी वो बहुत ज्यादा सीरियस है, वो नेचुरल जस्टिस के अंदर आते हैं कि भैया उसको तुम बेल नहीं दे सकते। तुम किसी ने अगर टेररिस्ट एक्टिविटी किया, ठीक है, एक्टिविटी कर रहा है टेररिस्ट एक्टिविटी, उसको तुम बेल कैसे दे सकते हो? उसको तुम कैसे पब्लिक कस्टडी में, तुम लॉयर के कस्टडी में कैसे छोड़ सकते हो? उसको तुम जेल में पकड़ के उसको कूट देंगे हम। समझ में आ रहा है? तो ये वाला चीज, इसका सारा ऑपोजिट लिख लो। कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो नॉन बेलेबल है, पहला वेरी सीरियस क्राइम है, और तीसरा है अरेस्ट विदाउट वारंट पॉसिबल। मतलब वारंट के बिना तुम अरेस्ट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, और ये सीरियस क्राइम होते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? इतना तुम समझ ली, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, एक बार दिखा दूंगा। ठीक है, कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं ना, वो पुलिस ऑफिसर जो है ना, वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। जो मैंने तुमको बताया, ये देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट पॉसिबल, क्योंकि बहुत सीरियस मैटर होता है यहाँ पे। जनरली मोर सीरियस ऑफेंस, नॉन बेलेबल। अब देखो मैं फिर से यहाँ पे जो ऑफेंड नॉन बेलेबल लिखा है, क्यों लिखा है ऑफेंड नॉन बेलेबल? क्योंकि ये जज के ऊपर होता है कि कौन सा कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा सीरियस मैटर है, कौन सा नॉन सीरियस मैटर, ये जज डिसाइड करता है। ये लॉयर्स लड़ते हैं इसके लिए, और बड़े बड़े वकीलों को हम लोग पकड़ के लेकर जाते हैं, क्योंकि हमको बेल चाहिए होता है। अब बेल तो देगा जज, उसको डिसाइड करना है कि ये सीरियस मैटर है कि नहीं है। ठीक है, तो उसने अगर बोल दिया कि कॉग्निजेबल मैटर है, तो तुमको बेल नहीं मिलता है। ऑफेंड नॉन बेलेबल, ठीक है, देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा नॉन बेलेबल, दिख रहा है ना ये चीज नॉन बेलेबल। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ मैं, तुमको बहुत अच्छे से ये लिख लो भाई, मेरे जो मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है ना, इसको लिख देना है। अगर लिख दोगे तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ पे ये वाला पूरा चार्ट ही समझ लो इसको, ये चार्ट ही है एक प्रकार का। ठीक है, एक चार्ट ही है ये, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, इसको याद रख लियो। अच्छा, ये समझ में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है सर। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे
ये जो यहाँ पे नॉन कॉग्निजेबल समझ में आ चुका है। फिर है पुलिस। पुलिस कैन स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट मैजिस्ट्रेट ऑर्डर। मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकता है पुलिस, क्योंकि सीरियस मैटर है ना। फिर नॉन कॉग्निजेबल जहां पे आता है कैनॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, छोटा मोटा लेस सीरियस ऑफेंस, यूजुअली बेलेबल, यहाँ पे बेल मिल जाता है। ये देखो बेल यहाँ पे लिख रखा है ना, बेल मिल जाता है। फिर से यूजुअली लिखा क्यों है, क्योंकि ये ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज होता है, जज के डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है, जज के थिंकिंग के ऊपर होता है, जज के जजमेंट के ऊपर होता है कि उसको लगता है कि नहीं सीरियस है कि नहीं। फिर पुलिस यूजुअली नीड अ मैजिस्ट्रेट ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट। पुलिस को मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए होता है टू इन्वेस्टिगेट दिस, इस बात का ध्यान रखना। वेयर टू फाइंड द क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन कहाँ पे लिखा है, द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ BNSS सुरक्षा संहिता। देखो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, याद रखियो, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यहाँ पे लिखा है। विच ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, ये पूरा, और ये पूरा तुमको समझ, ये चार्ट याद रख लो बस हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए होगा तुमको। फिर है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड देयर पावर्स, ठीक है। हायरकी देखते सबसे पहले ऊपर में आता है सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, फिर है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में आता है तुम्हारा सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज। फिर आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये होता है क्लासेस के हिसाब से। पहला होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जहां पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बैठता है, उसके साथ साथ और एक बंदा बैठता है जिसको हम लोग कहते हैं एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। मेरा ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अटकता है, तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इस बात का याद रखियो। फिर आता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, ठीक है, GMFS GMSC, ये क्लासेस होते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की, याद रखियो। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, वहां पे बैठता है DM, फिर SDM, ठीक है, मेनली प्रिवेंटिव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस मतलब नियम लगाना, रूल्स बनाना, ये सारा छोटा मोटा चीज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करते हैं। फिर पावर टू ट्राई ऑफेंसेस, ये हम लोग देखेंगे। पावर टू ट्राई ऑफेंसेस, offenses under BNS tried by High Court, Court of Session or other court shown in the first schedule of BNSS. Offenses under other law tried by court mentioned in the specific law or if mentioned then by High Court, Session Court in the first schedule. इसका मतलब तुमको समझाता हूं मैं। सिंपली ये समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल अलग अलग लॉ में ना अलग अलग जगह पे लेकर जाना होता है तुम्हारे डिस्प्यूट्स को। जो भी डिस्प्यूट्स तुम्हारे ये फर्स्ट शेड्यूल में आ जाता है BNSS के, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो भी आ जाता है, क्रिमिनल वाला है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का ये है दूसरा नाम BNSS, तो जो भी फर्स्ट शेड्यूल में तुम्हारा लिखा है वो सारे मैटर्स जाएंगे तुम्हारे हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन में, इन सब में जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी स्पेसिफिक लॉ में अगर लिखा है तुम वहां पर लेकर जाओ तो वहां पे लेकर जाना होता है। सर कहाँ पे लेकर जाना होता है? फॉर एग्जाम्पल कंपनी लॉ में क्या लिखा है? कंपनी लॉ में क्या लिखा है? सीधा हाई कोर्ट जाना नहीं, कंपनी लॉ में लिखा है तुमको NCLT में जाना होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। तो वो स्पेसिफिकली लिखा है ना उस लॉ में कि NCLT में जाओ, तो वहां पे तुमको जाना है। यहाँ पे पसंद नहीं आया फिर तुमको जाना है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, NCLAT में जाना है। इस प्रकार से अगर स्पेसिफिक लॉ में लिखा है तुमको इस जगह पे जाना है, वहां पे जाना है, वरना तो तुम यहीं पे जा ही सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट में जा ही सकते हो, ठीक है, समझे सर। फिर है सेंटेंसिंग पावर, ये बहुत ब्यूटीफुल है, एग्जामिनेशन में बहुत फेमस है। हाई कोर्ट का क्या पावर होता है? हाई कोर्ट का क्या पावर होता है? हाई कोर्ट कोई भी जजमेंट पास कर सकता है, इस बात का याद रखियो। डेथ सेंटेंस से लेकर कम्युनिटी तक जो 6 हम लोगों ने पनिशमेंट सीखा है, पूरा 6 पनिशमेंट हाई कोर्ट पास कर सकता है। कैन पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। सेशन जज जो है, एडिशनल सेशन जज जो है, उनका देखो कैन पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, लेकिन अगर उनको डेथ सेंटेंस पनिशमेंट के रूप में देना है सेशन जजेस को, एडिशनल सेशन जजेस को डेथ पनिशमेंट अगर देना है तो उनको परमिशन लेना होगा हाई कोर्ट से, रिक्वायर कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। फिर है असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है, टिपिकली लेस देन सेशन जज, ऑफन अप टू 10 years का पनिशमेंट उसको मिल सकता है, असिस्टेंट सेशन जज दे सकता है, ठीक है। मतलब सेशन जज का जो पावर है उससे कम होता है,
ठीक है, और वो जो जजमेंट देता है जेल प्रोसीजर का वो 10 साल का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, असिस्टेंट सेशन जज। फिर आता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो सेंटेंस दे सकता है 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट के लिए और फाइन भी दे सकता है। ठीक है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। लेकिन चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ना तो डेथ पास कर सकता है ना तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, असिस्टेंट सेशन जज क्या कर सकते हैं, अप टू 10 ईयर्स का पनिशमेंट सुना सकता है। फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जो होता है वो सेंटेंस सुना सकता है, मतलब जेल में डाल सकता है 3 साल के लिए, फाइन लगा सकते हैं 50,000। ठीक है, पहले वो 10,000 का था, अब 50,000 हो चुका है। कम्युनिटी सर्विस भी दे सकता है। छोटे मोटे कम्युनिटी सर्विस वाले ही तो यहीं पे जाएंगे ना, छोटा मोटा क्राइम तो इनके पास जाएगा। फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास जो होता है ना, वो 1 साल के लिए तुमको जेल में डाल सकता है, फिर 10,000 का फाइन लगा सकता है। कम्युनिटी सर्विस तो दे ही सकता है। पहले ये 5,000 था, वो अब 10,000 हो चुका है। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लियो, ये नया BNS के अंदर आता है। BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेंटेंस इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, इसका मतलब ये तो तुमको फाइन लगाया 50,000 का, 50K का तुमको फाइन लगाए, लेकिन तुम्हारे पास 50K नहीं है, तो तुमको क्या मिलेगा, इम्प्रिजनमेंट, तुमको जेल बैठना है। ये हो सकता है, हाँ। Imprisonment for non-payment of fine cannot exceed 1/4 the maximum imprisonment the magistrate is competent to inflict for the offense itself। इसका मतलब ये है कि पकड़ ले कोई भी मैजिस्ट्रेट है, इसका पावर है तुमको 2 साल के लिए जेल में डाल सकता है। ठीक है, 2 साल तक जेल के लिए जेल में डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल पकड़ ले, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, फर्स्ट क्लास का, 2 साल, 3 साल तक वो जेल में डाल सकते हैं तुमको, राइट। लेकिन वो जेल वाला पनिशमेंट दिया नहीं है तुमको, सिर्फ दिया है वो 50, कहाँ कितना फाइन है, हाँ 50,000, 50,000 का फाइन उसने तुमको दिया है। तुम्हारे पास 50,000 नहीं है, तो वो तुमको जेल टाइम कितना दे सकता है, इसके पास जितना पावर है ना जेल टाइम देने का, इसका 1/4 दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो 1/4 अगर 3 साल का उसका पूरा टोटल मतलब पावर है ना देने के लिए, तो 1/4 उसका निकलता है 9 महीने। तो 9 महीने के लिए वो तुमको जेल में डाल सकता है। तो 1/4 याद रखियो, imprisonment non-payment of fine cannot exceed 1/4 of the maximum imprisonment the magistrate is competent to inflict for the offense itself। ठीक है, for the offense itself, समझ में आ रहा है। उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए पकड़ लो, कोई भी तुमने ऑफेंस किया जिसके लिए 3 साल का सजा उसका हो ही सकता है। ठीक है, या फिर अब देखो 3 साल का हर सजा के लिए तो 3 साल नहीं हो सकता है ना, कुछ कुछ ऑफेंसेस है जिसमें 2 साल का सजा हो सकता है, 1 साल का सजा हो सकता है। लेकिन जज ने पता नहीं क्यों तुमको जेल का टाइम नहीं दिया, जेल टाइम नहीं दिया, तुम बहुत छोटे थे, तुमको जेल टाइम नहीं दिया, तुमने पिटी क्राइम किया, जेल टाइम नहीं दिया तुमको, तुमने क्या किया, क्या कर दिया, तुम्हारे ऊपर लगा दिया फाइन, फाइन लगा दिया तुम्हारे ऊपर, फाइन भी नहीं है तुम्हारे पास। अब जज को कुछ कर नहीं सकते, जज तुमको जेल टाइम देना ही होगा। अब जेल टाइम कितना देंगे, जो भी तुमने क्राइम किया उसके लिए जितना मैक्सिमम जेल टाइम बनता है। पकड़ ले तुमने किसी का हाथ काट डाला, बहुत ज़्यादा क्राइम हो जाता है, ठीक है, हाथ काट डाला तुमने, इसके लिए पकड़ लो 2 साल का सज़ा हो ही सकता है। ठीक है, 2 ईयर का इम्प्रिजमेंट हो ही सकता है। लेकिन जज ने बोला कि बहुत छोटे थे तुम, बाई मिस्टेकली हो गया, तुम 3 लाख रुपए जमा कर दो कोर्ट में। ठीक है, 3 लाख रुपए जमा कर दो कोर्ट में, तुमको 2 साल के लिए नहीं बैठना होगा कोर्ट तुम्हारे जेल में। तुमने कहा सर नहीं है 3 लाख रुपए, तो तुमने जो क्राइम किया इसके लिए कितना सजा हो सकता था तुमको, 2 ईयर। लेकिन जज ने तो 2 ईयर दिया नहीं तुमको, उसने तो फाइन लगाया तुमको। तो अगर फाइन तुम्हारे पास नहीं है तो फाइन के बदले अगर तुम जेल में बैठ रहे हो तो 1/4 का जेल टाइम तुमको मिलेगा। जो अगर 2 साल का तुम्हारा पनिशमेंट एक्चुअल पनिशमेंट होता है उस क्राइम के लिए, तो उसका 1/4 ही तुमको जेल में बैठना होगा, इस बात का याद रखियो। ठीक है, देखो, cannot exceed 1/4 of the maximum imprisonment the magistrate is competent to inflict for the offense itself। उस ऑफेंस के लिए कितना तुमको जेल टाइम दे सकता था, 2 साल। लेकिन तुमको तो जो जेल टाइम ओरिजिनली दिया नहीं है, तुमको फाइन लगाने दिया था 3 लाख का, तुम भर नहीं पाए। तो अब जो भर नहीं पाए इसके कारणवश तुमको जेल टाइम होगा ना, वो जो ओरिजिनल जेल टाइम है 2 साल का, उसका 1/4 हो सकता है। ठीक है, अगर 3 साल का 1/4 हम लोग निकाले तो 9 महीने होता है, 9 मंथ। कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है जिसके लिए 3 साल जेल तुम जा सकते हो, लेकिन जज ने तुमको जेल टाइम नहीं दिया है, तुमको सिर्फ फाइन लगाने के लिए बोला 3 लाख दे देना। तुम्हारे पास है नहीं 3 लाख, तुम क्या करोगे, बोलो, जज करेगा, जज बोलेगा ठीक है तुमको जेल टाइम दे रहे हैं हम लोग, तुम्हारा एक्चुअल जेल टाइम होता है 3 साल, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है और मैंने तुमको फाइन लगाया था
3 साल का 1/4 तुमको बैठना होगा जेल, जो कि होता है 9 महीने। इससे ज़्यादा ईजी तरीके से तो भैया कृष्ण भगवान भी तुमको समझा नहीं सकते, ठीक है, ये समझ में आ चुका है पूरा। फिर देखो, सेंटेंस फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। Sentence usually run consecutively, one after another, unless the court directs them to run concurrently at the same time. Aggregate punishment limit applies. ठीक है, max aggregate consecutive sentence is generally capped. ठीक है, limit revised to 20 years from 14. अब ये सिंपली समझो इस चीज को कि अगर लो तुम्हारे ऊपर बहुत 2-3-4 केस एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, 2-3 साल केस एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, और तुमको लगा है एक केस के लिए लगा है तुमको 2 साल, एक केस के लिए लगा तुमको 3 साल, एक केस के लिए लगा तुमको 4 साल, और एक केस के लिए लगा तुमको 5 साल, टोटल पूरा मिला के तुमको जेल में भेजेंगे हम लोग। 5 + 4 + 3 + 2 जितना पूरा टोटल हो रहा है उतने टाइम के लिए तुमको जेल में हम लोग डाल देंगे। समझ में आ रहा है? मैक्स अग्रीगेट ये तो मैक्स सेंटेंस है, वैसे ये कैप्ड जो है लिमिट रिवाइज टू 20 years फ्रॉम 40 years, इसका मतलब मैं तुमको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले जो है वो समझ लो। सेंटेंस यूजुअली रन कंसेक्यूटिवली। देखो, अग्रीगेट पनिशमेंट लिमिट अप्लाइज, पूरा टोटल मिला के पकड़ लो। 5 + 4 हो रहा है 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 ईयर्स हो रहा है ना यहाँ पे, 14 ईयर्स यहाँ पे हो रहा है ना एग्रीगेट मिला के, तो 14 ईयर्स के लिए तुमको जेल में डाल सकते थे हम मैक्स। पकड़ लो, इसको मिला के 15 हो रहा था। तो पहले जो कैप्ड था ना, मैक्सिमम एग्रीगेट जो हो सकता था वो 14 ही था। अगर 15 हो रहा था तब भी तुमको 14 ही मिलता। अगर 30 हो रहा था एग्रीगेट मिला के, सबको मिला के अगर 30 हो रहा था तब भी तुमको 14 साल के लिए ही बैठना पड़ता, क्योंकि मल्टीपल क्राइम किया है तुमने। समझ में आ रहा है? 9 साल के लिए तुमको सजा मिला है। तो मैक्स जो एग्रीगेट करने के बाद जो टोटल ईयर निकलता है वो अगर 14 से ज़्यादा था तो उसको हम लोग 14 ही पकड़ते थे। 14 साल के लिए तुमको जेल में डाल सकते। ये एक क्राइम के लिए तुमको जेल 14 साल नहीं बिताना पड़ रहा है, तुमको 3-4 क्राइम किए तुम एक साथ, तो इसको एग्रीगेट कर देंगे। एग्रीगेट में अगर पकड़ लो 25 हो रहा, 25 साल, तो एग्रीगेट कर रहे हैं ना, उसके कारण हम लोग उसको मैक्सिमम 14 साल देते थे पहले। अब जो लिमिट है वो 20 है। मतलब एग्रीगेट कर करके मैक्सिमम तुम 20 साल के लिए ही जेल में बैठ सकते हो। क्या समझ में आ रहा है? मैक्स एग्रीगेट कंसेक्यूटिव सेंटेंस जनरली कैप्ड, लिमिट था पहले 14 साल के लिए, अब है 20 साल। इस बात का याद रखियो, समझे? ऐसा नहीं कि कोई भी सेंटेंस सुना दे तुमको सिर्फ 20 साल के लिए सजा हो सकता है, ऐसा नहीं है। तुमने मल्टीपल ऑफेंसेस किया है, एक के लिए 9 साल, एक के लिए 8 साल, एक के लिए 9 साल, एक के लिए 8 साल, एक के लिए 5 साल, इस प्रकार करते करते तुम्हारा 20 साल के ऊपर जा चुका है तुम्हारा क्या एग्रीगेट मिला के। तो अगर ये मिला के तुमको पनिशमेंट मिल रहा है, जेल टाइम हो रहा है, तो 20 साल तक कैप कर देंगे हम लोग, मैक्स कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। समझे ना भाई? हाँ जी। किसी में 5 साल, किसी में 2 साल, किसी में 3 साल, किसी में 1 साल, ये करते करते तुम्हारा बहुत सारे ऑफेंस एक साथ किए, 20 के ऊपर निकले, 20 साल से ऊपर 25 साल निकल रहा है, तो कोर्ट कहेगा उसके ऊपर थोड़ा रहम कर दो, 25 साल नहीं 20 साल एग्रीगेट करके 20 साल के आप मैक्सिमम 20 साल बिठा सकते हैं हम लोग। तो ये मैक्सिमम लिमिट रिवाइज हो चुका है, पहले 14 साल था, 20 साल है। क्या समझ में आ चुका है? फिर है इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास इनहेरेंटली पावर होते हैं। इनहेरेंटली पावर मतलब जो ऑटोमेटिक उनके पास पावर होंगे, वो उसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे पता है? ये होमवर्क दूंगा मैं आपको, नेक्स्ट क्लास ये करेंगे हम लोग, जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। जितना हो सके खुद से पढ़ लो, क्योंकि तुमको मतलब नोट्स तो बहुत बढ़िया है, तुमको खुद से थोड़ा बहुत जो है ना इंटरप्रिटेशन सीखना होगा ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और नेक्स्ट एक क्लास में पूरा तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर, ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा ही बचा है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।